नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, चुनावी दंगल के इस कार्यक्रम में आज हम एक मजेदार टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आप में से ही कुछ लोगों के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया था और खास करके उन लोगों ने ये प्रश्न पूछा था जो कि देश में अभी नहीं रह रहे हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि देश में 18वीं लोकसभा चुनाव अभी चल रहा है। अब तो एक ही चरण का मतदान बाकी रह गया है, वह कल होने वाला है 1 जून को। उसके बाद ये 7वां चरण खत्म और फिर 4 जून को काउंटिंग हो जाएगा। लेकिन वो लोग जो देश से बाहर रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, ब्रिटेन में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, गल्फ कंट्री में रह रहे हैं, तो उनका ये निश्चित तौर पर उनके मन में ये होगा कि क्या वे वहीं से भारत के इलेक्शन में वोटिंग कर सकते हैं। आपके मन में भी ये प्रश्न बनता रहता होगा कि वो भारतीय नागरिक हैं, गए हैं भले ही बाहर कमाने के लिए, लेकिन क्या वे चुनाव में भाग ले सकते हैं, और यदि लेंगे तो किस तरह, और नहीं लेंगे तो क्यों नहीं। ये सारे सवाल जवाब आपके मन में चलता होगा। तो आज जो है हम बहुत तकनीकी पहलुओं को देखेंगे, कानूनी माध्यमों से समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे क्या तर्क वितर्क है। देखिए, उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। तपती गर्मी में संस्कृति आईएएस आपके लिए एक राहत भरा खबर लाया है और वह समर सेल का है। और इस समर सेल जो है 1 से 5 जून तक जारी रहेगा। इसके माध्यम से विभिन्न कोर्सेज पर, जो कि यूपीएससी के विभिन्न कोर्सेज हैं, पीसीएस के विभिन्न कोर्सेज हैं, इन पर 50 से 75% तक का ऑफ रहेगा। माध्यम ऑनलाइन, लाइव, पेन ड्राइव, टेस्ट सीरीज और डीएलपी कोर्सेज इस सभी पर उपलब्ध रहेगा। इसके विषय में कैसे जानकारी ले, संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पे जाइए sanskritIAS.com और वहां पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा। कॉल कीजिए नंबर पर और फिर टीम से बात कर लीजिए। उसके बाद विस्तृत जानकारी लीजिए और मन मुताबिक के कोर्स में नामांकन करा करके और फिर अपना पढ़ाई चालू कर दीजिए। तो ये तो हो गई सूचना। अब लौटते हैं मुद्दे पर। देखिए, भारत के बाहर रहने वाले जो भारतीय नागरिक है उसे अप्रवासी भारतीय कहते हैं, या फिर आप एनआरआई शब्द सुनते होंगे, है ना। यदि आप पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के तरफ से रहने वाले लोग होंगे तो एनआरआई शब्द बहुत अधिक इधर प्रचलित है, क्योंकि यहाँ के लोग जो है बाहर जाते रहते हैं, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया वगैरह, यूरोप, लंदन वगैरह, ये सब जाते रहते हैं। तो एनआरआई ये समझ में आ गया कि भारत के लोग हैं लेकिन भारत के बाहर रह रहे हैं, तो एनआरआई हो गया। इतना मामला क्लियर। तो मुद्दा इन्हीं से आज जुड़ा हुआ है। इन्हें मतदान का अधिकार देने के लिए वर्ष 2010 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में संशोधन किया गया। अब क्या क्या हुआ, तो लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 2010 से भारत के ऐसे नागरिकों को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकार मिला जो किसी दूसरे देश में गए हों, किसी भी उद्देश्य, चाहे वो पढ़ाई करने गए हों, वो नौकरी करने के लिए गए हों, या कोई भी और भी वजह वहां जाने का रहा हो, वे वहां तो गए। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं, भारत का कोई नागरिक है और वह यूएसए चला गया नौकरी के लिए, पढ़ने के लिए, किसी और वजह से। ये नागरिक भारत का है, रह रहा है यहाँ, लेकिन यहाँ की इसने नागरिकता नहीं ली है। ध्यान रखना है, ये नागरिक अभी भी भारत का ही है, ठीक है, इसने यूएसए की नागरिकता नहीं ली है। तो ये स्थिति अगर बनता है किन्हीं के साथ, तो फिर यहां पर क्या क्या बातें की गई है लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 2010 के तहत, उस पर जरा हम गौर कर लेते हैं। 1 जनवरी को 18 साल की आयु पूरी कर चुके ऐसे एनआरआई को अपने निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। अब यहां एक बात समझिए, 18 वर्ष पूरी होने की उम्र जो दिया गया है वह 1 जनवरी दिया गया है। किसी भी वर्ष का 1 जनवरी ले लीजिए। यहाँ 18 साल क्यों? क्योंकि आप जानते हैं भारत में वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया गया है। वयस्क मताधिकार के अधिकार कहने का मतलब है कि कम से कम आप 18 वर्ष के होने चाहिए, आप बालिग हो जाए, आप माइनर ना हो, नाबालिग ना हो, ठीक है। तो ये एक बात समझ में आया। ये अगर आयु इतनी पूरी कर चुके हैं 1 जनवरी को, तो फिर ये क्या कर सकते हैं, वो एनआरआई हैं, तो क्या कर सकते हैं कि जिस भी निर्वाचन क्षेत्र से वो आते हैं वहां की मतदाता सूची में वे अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। अब उनको ऐसा कराने से कोई समस्या नहीं है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। चुनाव आयोग इस तरह की व्यवस्था कर चुकी है। इसके लिए उनके पासपोर्ट में भारत में उनका निवास स्थान का उल्लेख होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है वो बाहर गए हैं तो उनके पास पासपोर्ट तो होगा, तो उस पासपोर्ट में
उनका जो निर्वाचन क्षेत्र होने वाला है, उनका उसका जो निवास स्थान होगा, वह निवास स्थान इस पासपोर्ट में दर्ज होना चाहिए एड्रेस के तौर पर, ताकि ये पता चल पाए कि ये किस क्षेत्र से है, इनका निवास स्थान कहाँ का है, और फिर इसी माध्यम से मतदाता सूची में नाम दर्ज हो पाएगा। ऐसे एनआरआई को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए फॉर्म 6A भरना जारी होता है। अब देखिए, कई तरह के फॉर्म होते हैं। कल ही मैंने आपको चर्चा किया था एक फॉर्म का, 17C एक फॉर्म होता है। अब 17C क्या होता है? जो उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट होते हैं, चुनाव खत्म हो जाने के बाद शाम में ये जो है एजेंट को दे दिया जाता है। 17A में बहुत सारे डेटा वगैरह रखा जाता है। इसी तरह के बहुत सारे फॉर्म हैं। अगर कोई नॉमिनेशन करने जाता है उसके लिए भी अलग तरह का फॉर्म है। तो ठीक ऐसे ही एक फॉर्म है 6A फॉर्म। ये 6A फॉर्म जो है, इस मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए ये फॉर्म भरना आवश्यक है। ठीक है, अब इस फॉर्म को वो चाहे तो भारत आकर के भर सकते हैं, नहीं तो अब बहुत आसान है, वे जिस भी देश में रह रहे हों वहीं रहते हुए वे ऑनलाइन माध्यम से भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इतना मामला क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। इसे चुनाव आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करने के बाद संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को डाक के जरिए भी भेजा जा सकता है। आप ये कहेंगे कि भाई कोई व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में रहता हो, चलिए आपने कहा कि वो फॉर्म भर लेगा वहाँ से 6A वाला फॉर्म, और उसमें दे देगा कि पासपोर्ट का पूरा प्रूफ दे देगा कि मेरा ये निवास स्थान है, मतदाता सूची में मेरा नाम शामिल कर दीजिए, मैं अगले बार वोट करना चाहता हूँ और मैं 18 साल का हो भी गया हूँ 1 जनवरी को। ये सारी चीज़ क्लियर हो जाता है। फिर कहेंगे आप भेजेंगे कैसे, है ना, वो ऑस्ट्रेलिया से गए, तो डाक के जरिए भी आप ये कर सकते हैं। यह भी सुविधा आपको दिया गया है। आपको आने की आवश्यकता ऑस्ट्रेलिया से या अमेरिका से, कनाडा से नहीं है। यह फॉर्म भारतीय दूतावासों से मुफ्त में हासिल भी किया जा सकता है। चलिए, एक कदम भारत सरकार और बढ़ती है आपके सुविधा के लिए। निर्वाचन आयोग देखिए कितने बढ़िया ढंग से काम करती है, चुनाव आयोग भारत में, कि हर व्यक्ति को मतदान देने का अधिकार प्राप्त हो सके। वे एनआरआई हैं तब भी, ठीक है, क्योंकि उनका संबंध भारत से तो है ही और नागरिकता उन्होंने कहीं और से नहीं लिया है, तो हमारे नागरिक हैं। इसीलिए भारत के जो राजदूत हैं जहां जहां भी, जिस जिस देश में, तो वहां एम्बेसी में जाकर के भी आप ये फॉर्म ले सकते हैं, और इसके लिए कोई चार्ज नहीं देने की जरूरत है, शुल्क नहीं लगेगा, फ्री है। मतदाता सूची में नाम आ जाने के बाद एनआरआई को मतदान का अधिकार मिल जाता है। तो ये सारा फॉर्म भर के दे दिया, सब कुछ कर दिया, डाक से भिजवा दिया, ऑनलाइन कर दिया, जैसा भी मन हो। उसके बाद मतदाता सूची में आपका नाम दर्ज हो गया। मतदाता सूची में आपका नाम दर्ज हो गया और आपके पास आईडी प्रूफ हो गया। आईडी प्रूफ जैसे वोटर आईडी प्रूफ होता है, नहीं है तो आधार कार्ड आपका हो जाएगा, और यदि आप एनआरआई हैं तो आपके पास पासपोर्ट तो है ही। वे सारे डॉक्यूमेंट जिसमें आपके तस्वीर लगी हो स्पष्ट रूप से, जैसे कि आधार कार्ड भी होता है, तो ये सारे चीजें आपके पास हो गया, तो अब आप जो है मतदान देने का आपको अधिकार मिल जाता है। मतदान के लिए एनआरआई को अपने पासपोर्ट के साथ चुनाव के दिन मतदान केंद्र पर उपस्थित होना पड़ेगा। अब जो उनके पासपोर्ट पर मैंने बताया था कि निवास स्थान लिखा हुआ है, तो उसी निवास स्थान के आधार पर मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज हुआ है। अब ये वोट करना चाहते हैं, मान लीजिए अभी 1 जून का वोट बाकी है और यह बिहार में होना है, और बिहार का कोई व्यक्ति हो जो कि कनाडा में रह रहा हो, इस व्यक्ति को मत देना है, तो इनके पासपोर्ट पे बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले हैं, निवास स्थान वहां का है, तो अपना पासपोर्ट लेकर के उन्हें 1 तारीख को मतदान केंद्र पर पहुंच जाना होगा, जहां औरंगाबाद वाला जिस पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये काम अगर कर लेते हैं तो ये वोटिंग कर सकते हैं। वर्तमान में एनआरआई के लिए डाक के जरिए मतदान, भारतीय मिशनों में मतदान या ऑनलाइन वोटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा ये नहीं कर सकते हैं कि सर एक काम करता हूं, मैं कनाडा से नहीं आ पाऊंगा तो मैं वहीं से ऑनलाइन माध्यम से वोटिंग कर देता हूं। इस तरह की व्यवस्था अभी नहीं है भारत में। ठीक है, चुनाव आयोग इस तरह की सुविधा नहीं देती है। ये कहेंगे चलिए उसमें धांधली हो सकता है, डेटा लीक की समस्या हो सकता है, तो चलिए डाक के जरिए मैं अपना वोट भिजवा देता हूं। ऐसा भी नहीं हो सकता है। ये कहेंगे चलिए एक काम और कर लेते हैं, जैसे कि बहुत सारे अधिकारी वगैरह जो चुनाव कराते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, वो कहीं के कहीं मजिस्ट्रेट बन के जाते रहते हैं, तो वहां क्या करते हैं, वैलेट के माध्यम से उनका मतदान ले लिया जाता है पहले ही। ठीक है, या जिस दिन उनके यहाँ चुनाव होता है तो उनका मतदान अलग, वो कहीं दूसरे जगह काम कर रहे होते हैं, तो ले लिया जाता है। भारत में सुविधा उनके लिए है। तो ठीक इनका डिमांड ये भी है कि हमें यही सुविधा दे दीजिए। हम वहां के, जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूं तो मैं ऑस्ट्रेलिया के दूतावास में चला जाऊंगा, दूतावास को एक पोलिंग बूथ आप बना दीजिए।
ठीक है। और जो लोग भी ऑस्ट्रेलिया में एनआरआई रह रहे हैं भारतीय, तो वो क्या करेंगे, वहां अपने पासपोर्ट के साथ जाएंगे, बता देंगे कि फलाने जगह के निवास स्थान के मतदाता सूची में मेरा नाम देखा जाए दर्ज है, और फिर मुझे उस तारीख को, जिस तारीख को भारत में इलेक्शन हो, उसी उम्मीदवार के लिए दूतावास से ही वोटिंग देने की सुविधा दे दी जाए। ये अच्छा तर्क है, ये अच्छा प्रयोग हो सकता है, संभव है आने वाले समय में हो जाए। अभी आप देख रहे हैं 80 वर्ष से अधिक के जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनके लिए बैलेट की सुविधा तो दे दी गई ना, चुनाव से पहले ही घर जाकर के जो है वह उनसे वोटिंग करा लिया जाता है घर जाकर के। तो कुछ इस तरह की व्यवस्था किया जा सकता है, ठीक है। हो सकता है चुनाव आयोग आगे चल करके इस पर विचार करे, लेकिन फिलहाल ये सुविधा नहीं है। फिलहाल ये डाक के जरिए नहीं कर सकते हैं, अपना मत भेज सकते हैं, ऑनलाइन नहीं दे सकते हैं, या फिर दूतावास में जाकर के भी ये मतदान नहीं कर सकते हैं। इन्हें हर हाल में अपने पासपोर्ट के साथ ये बताते हुए कि मैं एनआरआई हूं, मैं, और एनआरआई कहने का मतलब है आपने फॉर्म 6A भरा है, ये सब दिखाने के लिए मतदाता को मतदान केंद्र पर उस दिन उपस्थित होना ही होगा। फिलहाल यही व्यवस्था है। और एनआरआई लोग जो हैं इस बात की मांग कर रहे हैं, लगातार लंबे समय से ये मांग चल रहा है कि वे जहां जिस देश में रह रहे हैं वहीं से उन्हें मतदान करने का अधिकार मिल जाए, और वे भी अपने मनपसंद के लोगों को भारत में चुन सकें, ठीक है। और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारा पीआईएल दायर किया गया है, अभी भी बहुत सारे मामले लंबित हैं। यदि समय के साथ सुनवाई होता है, मामला आगे बढ़ता है और कभी अधिकार मिल जाता है, तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि चुनाव सुधार के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। आने वाले समय में चुनाव आयोग फिर मतदाताओं को और मजबूती देगा, और लोकतंत्र की अवधारणा जो भारत में है उसकी नींव और मजबूत हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी समझना होगा, इसमें सुरक्षा से जुड़े हुए बहुत सारे पेंच हैं, तो वहां भी ध्यान देना पड़ेगा कि किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका ना रह जाए, नहीं तो वोट प्रभावित हो सकता है। और एक भी वोट प्रभावित होता है तो एक वोट से बहुत लोग हारते जीतते हैं, मार्जिन बहुत कम हो जाता है। तो इसीलिए वोट पर, पूरे चुनावी प्रक्रिया पर इन सब चीजों का प्रभाव ना पड़े, यह ध्यान रखना होगा। क्योंकि चुनाव आयोग का काम, यदि आप केवल यह समझते हैं कि चुनाव करा देना है, तो इसका मतलब है आप गलत समझते हैं। क्योंकि चुनाव आयोग का काम केवल चुनाव कराना नहीं है, बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है, ठीक है। यदि ये दोनों चीजें, ये स्वतंत्रता और निष्पक्षता का ख्याल नहीं रखती है, फिर मतदान कराना बेकार हो जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग को भी फूंक फूंक करके कदम रखना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट में जितने पीआईएल दायर हैं, देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर के चुनाव आयोग को क्या नोटिस देती है, चुनाव आयोग अपना पक्ष क्या उस पर देती है, और आगे यदि कभी भविष्य में, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, या अगले साल ही, या अगले पंचवर्षीय में, मतलब जब अगला 19वां लोकसभा चुनाव होगा, 19वीं लोकसभा चुनाव, तब यदि ये सब चीजें होता है तो हम लोग को इस पर नजर बनाए रखना होगा। भारत के लिए वो बेहतर ही होगा। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? आप भी यदि एनआरआई हैं या आगे चलकर बनना चाहते हैं, भारत से बाहर जाकर के पढ़ना चाहते हैं, रोजगार करना चाहते हैं, तो आपको भी ये अधिकार चाहिए। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं? 2 मिनट का वक्त लगेगा, कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने विचार को जरूर लिखिए, जो भी आप कहना चाहते हैं। क्या पता चुनाव आयोग आपकी बातें पढ़ ले, उस पर कुछ असर पड़ जाए। तो इसी वादे के साथ कि अगले लेक्चर में अगले मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।